हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं ओब्स एंड गायनी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है एक्लेम्सिया। इसमें हम लोग आज की इस वीडियो में एक्लेम्सिया तो डिस्कस करेंगे ही, साथ में हम लोग इसका प्रॉपर मैनेजमेंट को भी डिस्कस करने वाले हैं। ये टोटली हिंदी में लेक्चर होने वाला है। तो चलिए इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि हमें इसमें किन किन चीज़ों को स्टडी करना है। तो सबसे पहले हम लोग कंटेंट देखेंगे। कंटेंट में आप देखोगे, इसमें हम लोग स्टडी करेंगे डेफिनेशन ऑफ एक्लेम्सिया, इटियोलॉजी क्या होता है इनका, टाइप्स ऑफ एक्लेम्सिया क्या होते हैं, पैथोफिजियोलॉजी को हम लोग डिस्कस करेंगे, क्लिनिकल फीचर्स को डिस्कस करेंगे, डायग्नोसिस क्या होते हैं, कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं, मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, नर्सिंग मैनेजमेंट क्या होता है, और लास्ट में हम लोग बात करेंगे प्री एक्लेम्सिया और एक्लेम्सिया में डिफरेंस क्या होता है, उसको भी हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो डेफिनेशन हम लोग देखेंगे। डेफिनेशन में आप देख सकते हो, एक्लेम्सिया इज द सीवियर कॉम्प्लिकेशन ऑफ प्रेगनेंसी characterized by occurrence of convulsion, seizure and or coma in the women with pre-eclampsia not due to epilepsy or other neurological causes। इसमें ये बताया जा रहा है कि जो एक्लेम्सिया होता है वो एक सीवियर कॉम्प्लिकेशन प्रेगनेंसी का होता है। प्रेगनेंसी का एक सीवियर कॉम्प्लिकेशन होता है जिसमें कि आपको नॉर्मली कन्वर्जन देखने को मिलेगा, जिसे हम लोग सीजर भी बोलते हैं, या हो सकता है कि इसमें कोमा भी हो जाए। ओके। और इसमें क्या होता है कि वुमेन में प्री एक्लेम्सिया के सिम्टम्स तो दिखेंगे ही, साथ में इसमें सीजर भी आपको देखने को मिल सकता है। और जो एक्लेम्सिया होता है ये एक न्यूरोलॉजिकल कॉज डिसऑर्डर नहीं होता है, मतलब कि नर्वस सिस्टम से होने वाले प्रॉब्लम्स नहीं होते हैं। ये एक होता है एक्लेम्सिया नॉर्मली प्रेगनेंसी में होने वाला प्रॉब्लम होता है। ओके। नीचे आप देख सकते हो, यूजुअली अकर आफ्टर 20 वीक ऑफ प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग लेबर और इन द पोस्टपार्टम पीरियड। यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जो एक्लेम्सिया होता है ये कब अकर होता है, आफ्टर 20 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के 20 वीक्स के बाद ही ये अकर होगा, और ये ड्यूरिंग लेबर हो सकता है और पोस्टपार्टम पीरियड में हो सकता है। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे एटियोलॉजी, मतलब कि कॉजेज क्या क्या होते हैं। एग्जैक्ट कॉज इज अननोन, सम फैक्टर्स इंक्लूड। इसके एग्जैक्ट कॉज अननोन होते हैं, बट कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिससे कि हम लोग ये समझ सकते हैं कि हाँ ये फैक्टर कॉज करता है एक्लेम्सिया को। तो मैटरनल फैक्टर होते हैं, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन। सबसे पहला फैक्टर होता है आपका PIH, जिसे हम लोग प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन बोलते हैं। प्री एक्लेम्सिया भी हो सकता है, फर्स्ट प्रेगनेंसी भी हो सकता है, मल्टीपल प्रेगनेंसी भी हो सकते हैं, डायबिटीज मिलाइटस भी हो सकता है, रिनल डिजीज भी हो सकता है, ओबिसिटी भी हो सकता है, और फैमिली हिस्ट्री ऑफ हाइपरटेंशन भी हो सकता है। ये तमाम ये फैक्टर्स होते हैं जो कि कॉज करते हैं एक्लेम्सिया को। साथ में आप बगल में देख सकते हो, यहाँ पर एक इमेज दिया हुआ है, और इस इमेज में आपको काफ़ी क्लियर बहुत सारे इमेज देखने को मिलेंगे जो कि सारे फैक्टर्स को डिफाइन करते हैं। आप इस स्लाइड को पॉज करके एक बार इसे स्टडी करना, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। आगे हम लोग बात करेंगे टाइप ऑफ एक्लेम्सिया। एक्लेम्सिया के टाइप कितने होते हैं, तो यहाँ पर 3 टाइप को डिस्कस किया गया है। पहला टाइप है एंटीपार्टम। एंटीपार्टम कब होता है, बिफोर लेबर, लेबर से पहले होता है। इंट्रापार्टम ड्यूरिंग लेबर, ये लेबर के समय में होता है। और पोस्टपार्टम आफ्टर डिलीवरी, ये हो सकता है, ये कि मोस्ट डेंजरस टाइप होता है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि एक्लेम्सिया होता कैसे है। तो देखो बच्चों, सबसे पहले क्या होता है, एबनॉर्मल प्लेसेंटेशन होता है। जो प्लेसेंटा होता है वो एबनॉर्मली अपने आप को प्लेस करता है, जिसके वजह से क्या होता है, पुअर ट्रोपोब्लास्टिक इन्वेजन होता है। यहाँ पर जो ट्रोपोब्लास्टिक सेल्स होते हैं, जो प्लेसेंटा के ट्रोपोब्लास्टिक सेल्स होते हैं, वो पुअरली अपने आप को इन्वेड करते हैं, जिसके वजह से क्या होता है, यूट्रोप्लेसेंटल परफ्यूजन होता है। मतलब कि जो यूट्रोप्लेसेंटल पाथवे होता है वो डिक्रीज होता है, हो जाता है। इसमें क्या होता है कि जो यूट्रोप्लेसेंटल पाथवे होता है, इसमें न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन जो होता है वो ट्रांसफ़र किया जाता है प्लेसेंटा और यूट्रस तक, और उसका जो पाथवे होता है वो धीरे धीरे डिक्रीज होने लगता है, जिसकी वजह से क्या होता है, प्लेसेंटल इसीमिया होता है। मतलब कि प्लेसेंटा को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलते हैं। अब प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलते हैं तो क्या होगा, रिलीज ऑफ वैसो एक्टिव सबस्टांस। मतलब कि जो प्लेसेंटा होता है वो वैसो एक्टिव सबस्टांस रिलीज करने लगता है ब्लड वेसल्स में। अब वैसो एक्टिव सबस्टांस क्या होता है, ये एक हार्मफुल केमिकल्स होते हैं जो कि प्लेसेंटा रिलीज करने लगता है ब्लड वेसल्स में, जिसकी वजह से क्या होता है, जनरलाइज्ड वैसोस्पाज्म। अब जनरलाइज्ड वैसोस्पाज्म क्या होता है,
अब जो भी वेसल्स होते हैं वो धीरे धीरे अपने आप को टाइट करने लगते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो ब्लड सप्लाई होता है ब्रेन, किडनी और लीवर तक, वो धीरे धीरे डिक्रीज होने लगते हैं। अब इसके वजह से क्या होता है कि सेरिब्रल एडिमा होने के चांसेस बढ़ जाता है और धीरे धीरे सीजर्स के सिम्टम्स दिखने लगते हैं, और जिसे हम लोग बोलते हैं एक्लेम्सिया। ओके, तो ये आपका प्रॉपर पैथोफिजियोलॉजी होता है एक्लेम्सिया का। अब यहाँ पर साइड में आप फ्लो चार्ट भी देख सकते हो, फ्लो चार्ट भी काफ़ी क्लियर वे में विथ प्रॉपर इमेज यहाँ पर बताया गया है। तो देखो, एबनॉर्मल प्लेसेंटेशन होता है पहले, देन आफ्टर पुअर ट्रोपोब्लास्टिक इन्वेजन होता है, देन आफ्टर डिक्रीज यूट्रोप्लेसेंटल परफ्यूजन होता है, आफ्टर दैट प्लेसेंटल इस्चीमिया होता है, देन आफ्टर रिलीज ऑफ वैसो एक्टिव सबस्टांस, आफ्टर दैट जनरलाइज वैसोस्पाज्म होने लगता है। उसके बाद क्या होता है, डिक्रीज ब्लड सप्लाई टू द ब्रेन, किडनी और लीवर, एंड फाइनली क्या हो जाता है, सेरिब्रल एडिमा, और धीरे धीरे सीजर्स होने स्टार्ट हो जाते हैं, जिसे हम लोग एक्लेम्सिया बोलते हैं। तो ये रहा आपका पैथोफिजियोलॉजी। आगे हम लोग बात करेंगे क्लिनिकल फीचर्स। क्लिनिकल फीचर्स को भी हम लोग दो फेज में समझेंगे। पहला है वार्निंग साइन बिफोर सीजर, सीजर होने से पहले वार्निंग साइन क्या क्या देखने को मिलता है। देन आफ्टर आप ड्यूरिंग एक्लेप्टिक फिट्स, एक्लेप्टिक फिट्स के समय में क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हो। तो वार्निंग साइन में आपको क्या देखने को मिलेगा, सीवियर हेडेक हो सकता है, ब्लड विजन हो सकता है, एपिगैस्ट्रिक पेन हो सकता है, वोमिटिंग हो सकता है, इरिटेबिलिटी हो सकता है, हाइपर रिफ्लेक्सिया हो सकता है। ये तमाम सिम्टम्स आपको दिख सकता है। और ड्यूरिंग सीजर के समय में क्या होगा, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हो सकता है, टॉनिक क्लोनिक कन्वर्जन हो सकता है, फ्रोदिंग फ्रॉम माउथ, माउथ से झाग निकलने लगेगा, टंग बाइट हो सकता है, साइनोसिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये रहा आपका क्लिनिकल फीचर्स। आगे बात हम लोग करेंगे डायग्नोसिस, इसको डायग्नोस कैसे करेंगे। डायग्नोस करने के लिए भी सबसे पहले तो हम लोग क्लिनिकल डायग्नोसिस करते हैं, मतलब कि सीजर्स प्लस हाइपरटेंशन प्लस प्रोटीन यूरिया, अगर ये आपको सिम्टम्स दिख रहा है तो ही हम लोग इन्वेस्टिगेशन के लिए ये टेस्ट कराएंगे, जिसमें कि बीपी मॉनिटरिंग किया जाएगा। बीपी जब चेक होगा तो वहाँ पर बीपी का रीडिंग आएगा, वो रेज्ड आएगा, बढ़ा हुआ आएगा। ओके, अब यूरिन प्रोटीन आप चेक कर सकते हो, यहाँ पर प्रोटीन का लेवल इंक्रीज रहेगा यूरिन में। सीबीसी टेस्ट आप करा सकते हो, जिसमें कि प्लेटलेट के जो लेवल होते हैं वो डिक्रीज दिखेंगे। एलएफटी आप करा सकते हो, एलएफटी मीन्स लीवर फंक्शन टेस्ट। ओके, लीवर फंक्शन टेस्ट में आप इसमें देखोगे जो लीवर के इंजाइम्स होते हैं वो इंक्रीज दिखेंगे। आरएफटी आप करा सकते हो, आरएफटी में आप क्या देखोगे, क्रेटिनिन जो होता है वो इंक्रीज दिखेगा। कोगुलेशन प्रोफाइल आप करा सकते हो, और लास्ट में फंडोस्कोपी भी आप करा सकते हो एज ए इन्वेस्टिगेशन। और यहाँ पर आपको इमेज भी दिखेगा, सारे जितने भी टेस्ट होते हैं वो सारे टेस्ट के इमेज आप यहाँ पर देख सकते हो। आप चाहो तो अगर आप एग्जाम में इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हो तो इनको लिखने के साथ साथ हो सके तो इनका डायग्राम भी अब बना दिया करो। अगर ऐसे आप लिखोगे तो आपके एग्जाम में काफ़ी अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। देन आफ्टर हम लोग बात करने वाले हैं कॉम्प्लिकेशंस। कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकता है, तो सबसे पहले होता है मैटरनल कॉम्प्लिकेशन, देन आफ्टर फिटल कॉम्प्लिकेशन। तो मैटरनल कॉम्प्लिकेशंस में क्या हो सकते हैं, सेरिब्रल हेमरेज हो सकता है, पल्मोनरी एडिमा हो सकता है, एक्यूट रीनल फेलियर हो सकता है, हेल्प सिंड्रोम हो सकता है, डीआईसी हो सकता है, और लास्टली मैटरनल डेथ भी हो सकता है। और फिटल कॉम्प्लिकेशंस में आप क्या देख सकते हो, फिटल हाइपोक्सिया हो सकता है, आईयूजीआर मीन्स इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन हो सकता है, प्रीटर्म बर्थ हो सकता है, प्लेसेंटल एब्रप्शन हो सकता है, इंट्रायूट्राइन फिटल डेथ भी हो सकता है। तो ये तमाम कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे मैनेजमेंट, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है और काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो मैनेजमेंट में सबसे पहला मैनेजमेंट होता है इमरजेंसी मैनेजमेंट। इमरजेंसी मैनेजमेंट में आप क्या कर सकते हो, मेंटेन एयरवे, एयरवे को मेंटेन करना बहुत नेसेसरी होता है। इसमें आप क्या करोगे, लेफ्ट लेटरल पोजीशन प्रोवाइड करोगे पेशेंट को और प्रेग्नेंट लेडी। देन आफ्टर ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन आप करोगे, और देन आफ्टर आप क्या करोगे, प्रिवेंट इंजरी ड्यूरिंग सीजर। सीजर के समय जो भी इंजरी के अगर चांसेस बन रहे हैं तो उसे आप प्रिवेंट करने का काम करोगे। ड्रग ऑफ चॉइस मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4 आप एडमिनिस्टर करोगे, जो कि डॉक्टर के एडवाइस से होने वाला है। देन आफ्टर प्रिचार्ड रेजिमेन, इसमें जो MgSO4 है मैग्नीशियम सल्फेट, उसका लोडिंग डोज और मेंटेनेंस डोज को एडमिनिस्टर करना होता है। तो जो लोडिंग डोज होता है वो 4 ग्राम IV प्लस 10 ग्राम IM होता है। मेंटेनेंस डोज क्या होता है,
5 ग्राम IM एवरी 4 आवर, 4 घंटे पर 5 ग्राम IM देना होता है। एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग आप एडमिनिस्टर कर सकते हो, जैसे लेविटालोल हो गया, निफेडिपिन हो गया, ठीक, इन तमाम ड्रग्स को आप एडमिनिस्टर कर सकते हो। और डिफिनिटिव ट्रीटमेंट में आप क्या प्रोवाइड करोगे, डिलीवरी ऑफ द फीटस एंड प्लेसेंटा, प्लेसेंटा और फीटस का डिलीवरी आप करा सकते हो। तो ये तमाम मैनेजमेंट को ध्यान में रखना है। आगे हम लोग बात करेंगे यहाँ पर जो इमरजेंसी मैनेजमेंट है, ये वन शॉट में और विथ प्रॉपर इमेज के साथ यहाँ पर दिया गया है। सेम चीज़ है बट यहाँ पर इमेज एडेड है, तो इससे क्या होगा कि आपको समझने में काफ़ी हेल्पफुल मिलने वाली है। सेम चीज़, मेंटेन एयरवे, ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन, प्रिवेंट इंजरी ड्यूरिंग सीजर, ये तमाम चीज़ें आप करोगे। 3 ड्रग ऑफ चॉइस जो कि मैग्नीशियम सल्फेट होता है, MgSO4, लोडिंग डोज 4 ग्राम IV प्लस 10 ग्राम IM ये प्रोवाइड करना होता है। मेंटेनेंस डोज 5 ग्राम IM एवरी 4 आवर आपको प्रोवाइड करना होता है। फिर एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग आप प्रोवाइड करोगे और डिफिनिटिव ट्रीटमेंट यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है। तो ये आपका इमरजेंसी मैनेजमेंट वन शॉट में है। देन आफ्टर हम लोग बात करने वाले हैं नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट में आप क्या करोगे, तो सबसे पहले तो असेसमेंट आप करोगे। असेसमेंट में आप क्या करोगे, मॉनिटर BP, पल्स और रेस्पिरेशन, इसको मॉनिटर करना होता है। चेक रिफ्लेक्सेस, रिफ्लेक्सेस को आप चेक करोगे। मॉनिटर यूरिन आउटपुट, यूरिन आउटपुट को हमेशा आप मॉनिटर करोगे। ऑब्जर्व फॉर सीजर, अगर सीजर के चांसेस बन रहे हैं तो उसे आप ऑब्जर्व करोगे और इन्फॉर्म करोगे। इंटरवेंशन में आप क्या करोगे, क्वाइट डार्क रूम प्रोवाइड करोगे। जो पेशेंट है उसे क्वाइट एंड डार्क रूम प्रोवाइड करना यहाँ नेसेसरी है। सीजर प्रिकॉशन, आप प्रिकॉशन यहाँ लोगे सीजर्स के लिए। मेंटेन IVSS, एडमिनिस्टर MgSO4 और स्ट्रिक्ट इनपुट आउटपुट चार्ट, मतलब कि इनपुट आउटपुट चार्ट को भी मेंटेन करना नेसेसरी है। हेल्थ एजुकेशन में आप क्या कर सकते हो, इंपॉर्टेंस ऑफ ANC विजिट, आप पेशेंट को और उनके फैमिली को बताओगे कि ANC विजिट का क्या क्या इंपॉर्टेंस होता है। BP मॉनिटरिंग के बारे में आप बता सकते हो पेशेंट को और उनके फैमिली को। और वार्निंग साइन अवेयरनेस, अगर फीमेल में कोई भी वार्निंग साइन दिख रहे हैं या फिर कोई भी अगर एबनॉर्मैलिटी दिख रहा है तो आप बताओगे उन्हें कि वो चीज़ों को इन्फॉर्म करे डॉक्टर से या फिर नर्स को इन्फॉर्म करे वार्निंग साइन से रिलेटेड। देन आफ्टर हम लोग लास्ट में बात करने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन प्री एक्लेम्सिया और एक्लेम्सिया। एक्लेम्सिया और प्री एक्लेम्सिया में क्या डिफरेंस होता है वो हम लोग यहाँ पर टेबल के थ्रू समझने वाले हैं। तो देखो बच्चों, यहाँ पर फीचर्स दिए हुए हैं। यहाँ पर एक्लेम्सिया है और इधर एक्लेम्सिया, सॉरी प्री एक्लेम्सिया है और इधर एक्लेम्सिया है। तो फीचर्स में आप देख सकते हो बीपी प्री एक्लेम्सिया में क्या होता है, हाई होता है, और एक्लेम्सिया में क्या होता है, वेरी हाई होता है। प्रोटीन यूरिया इसमें भी प्रेजेंट होता है और इसमें भी प्रेजेंट होता है। सीजर्स जो प्री एक्लेम्सिया है इसमें एब्सेंट होता है और एक्लेम्सिया में प्रेजेंट होता है। सीवियरिटी, ये मॉडरेट सीवियर होता है, ये लाइफ थ्रेटनिंग होता है। तो ये रहा आपका डिफरेंस, ये मेन डिफरेंस होते हैं, आप इसे याद रखना। बच्चे अक्सर इसमें कंफ्यूज कर जाते हैं कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। आई होप कि ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ आया हो तो एक लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आई होप कि ऐसे वीडियो आपको प्लेलिस्ट में सारे मिलेंगे। और अगर कोई भी क्वेरी या कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। थैंक यू।